Hello students, this is Hidal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 4, Reconstruction of Partnership, Standard 12 Account GSEB Board. ओके, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का डिफरेंस बिटवीन, फिर इवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, कौन से केसेस में अपन को प्रॉफिट होता है, कौन से केसेस में अपन को लॉस होता है। जब प्रॉफिट होता है तब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कैसे होती है एसेट और लायबिलिटीज के साथ, रिवैल्यूएशन का अकाउंट कैसे बनता है, ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 8 के अंदर वही चीज का कंटिन्यूएशन, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज एंड रिवैल्यूएशन का अकाउंट। ओके, सो इलस्ट्रेशन 8, हरीश ध्रुविल Harish Dhruvil and Manoj are the partners of a partnership firm. The P&L ratio is 3:2:1. मतलब उनका P&L ratio क्या है? 3:2:1. Balance sheet of the firm as on 31/3/2007. Okay. Balance sheet of the firm as on 31/3/2017 is as given on page number 123. तुमको ओल्ड बैलेंस शीट दे दिए, पुरानी बैलेंस शीट दे दी और एडजस्टमेंट्स दिए। क्या लिखा है? एज एन अबव बैलेंस शीट डेट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज चेंज टू 1:3:2। मतलब न्यू रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1 एंड न्यू रेशियो क्या है? 1:3:2। एंड ऑल्सो डिसाइडेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज फॉलोज। अब रिवैल्यू करने के लिए बोला एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड उनकी रिवैल्यूड वैल्यू तुमको दे दी एडजस्टमेंट के अंदर। दो भी दिए एडजस्टमेंट्स अपन करते वक्त सॉल्व करेंगे। पहले ढूंढना क्या, लास्ट लाइन पढ़ेंगे। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन राइट जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब इसके अंदर भी सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 7 जर्नल एंट्रीज पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 8। ओके, इलस्ट्रेशन 8, journal entries in the books of Harish Dhaval and Manoj firm, या journal entry in the partnership firm of Harish Dhruvil and Manoj। ओके, सबसे पहला क्या है? लैंड वैल्यू इज इंक्रीज अप टू 3,50,000। लैंड वैल्यू एक्चुअली क्या है? 3 लाख, लेकिन इंक्रीज हो गई 3.5 लाख पे। तो कितना इंक्रीज हुआ? 50,000। तो एंट्री क्या होगी? एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट, बिकॉज अपन को फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट आएगा? डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। कितना अमाउंट है? 50,000। 3.5 लाख हो गए 3 लाख के, तो 50,000 इंक्रीज हो गया। क्लियर एवरीवन? 3.5 लाख हो गए 3 लाख के, तो 50,000 इंक्रीज हो गया। क्लियर? ओके, मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू 1,50,000। मतलब मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई? 1,50,000, मतलब 50,000 कम हो गई। ओके, मैंने आगे का पढ़ा ही नहीं। एंड बिल्डिंग वैल्यूज इंक्रीज बाय 70,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू 70,000 से इंक्रीज हो गई, मतलब चेंज वैल्यू ऑलरेडी दे दी है तो इंक्रीज हुई। मतलब क्या आएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। कितना इंक्रीज हुआ? 70,000 से, तो 70,000 डायरेक्टली लिख देंगे। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्या बोला है? मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू 1,50,000। मतलब मशीनरी की वैल्यू 1,50,000 हो गई। मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 2 लाख, अब 1.5 लाख हो गई। मतलब 50,000 कम हुआ, एसेट कम हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना हुआ? 1.5 लाख हो गया 2 लाख से, मतलब 50,000 कम हो गया। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट नंबर 3, दैट इज इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज 20%। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% कम हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% कम हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या? 1,20,000, उसका 20% दैट इज 24,000।
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24,000 कम हो गई। इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, एसेट कम होता है तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन टू दैट एसेट, तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना कम हो रहा है, 24,000। कितना कम हो रहा है, 24,000। ओके, adjustment number 4, provide 10% for bad debt reserve and 5% for discount reserve on debtors। अब अगेन वर्किंग नोट के अंदर तुमको डेटर्स लिखना है। कितने तुम्हारे डेटर्स, 80,000। डेटर्स के अंदर सबसे पहले बीडीआर माइनस होता है, मतलब दैट इज प्रोविजन फॉर बेड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डेटर्स, मतलब प्रोविजन फॉर बेड डेट रिजर्व ही बोलते हैं इसको यूजुअली, ठीक है। तो बेड डेट रिजर्व 10% है, डेटर्स कितना है 80,000, इसका 10% 8,000 माइनस कर देंगे तो 72,000 बचेगा। डिस्काउंट रिजर्व हमेशा डिस्काउंट बेड डेट रिजर्व माइनस करने के बाद जो डेटर्स आते हैं उसके अंदर होते हैं। डिस्काउंट रिजर्व अगेन सुन लेना, डिस्काउंट रिजर्व हमेशा बेड डेट रिजर्व माइनस करने के बाद जो फिगर आता है उसके अंदर कैलकुलेट होता है। माइनस डिस्काउंट रिजर्व दैट इज कितना परसेंट है, इधर लिख देने का 10% ब्रैकेट के अंदर, इधर लिख देने का 5% ब्रैकेट के अंदर। 70,000 का 5% क्या होता है, 3600, तो ये कितना आ गया 68,400। ये कितना आ गया 60। वैसे इसको जरूरत ही नहीं थी, मेन ये है, ये है। क्लियर एवरीवन, ये है बेड डेट रिजर्व और ये है डिस्काउंट रिजर्व। ओके, सो बेड डेट रिजर्व मेरा 8,000 एंड डिस्काउंट रिजर्व 3600। बेड डेट रिजर्व 8,000 एंड डिस्काउंट रिजर्व 3600। सो इन लोगों ने क्या बोला, बेड डेट रिजर्व 10% एंड डिस्काउंट रिजर्व 5% प्रोवाइड करना है। सो मेरी एंट्री क्या होगी, दोनों मेरे लिए लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, दोनों साथ में भी लिख सकते हैं, टू डिस्काउंट टू बेड डेट रिजर्व अकाउंट टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट, दोनों साथ में भी लिख सकते हो, दोनों की अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन टू बेड डेट रिजर्व, रिवैल्यूएशन टू डिस्काउंट रिजर्व। ओके, ये कंबाइंड एंट्री है, मैंने जो की वो कंबाइंड एंट्री, तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, सिंगल एंट्रीज भी कर सकते हो। क्या आया था मेरा अमाउंट, इसका मेरा 8,000 आया था एंड इसका मेरा 3600 आया था, दोनों को मिला के कितना होता है 11,600। क्लियर एवरीवन, दोनों को मिला के कितना होता है 11,600। फिर क्या बोला, 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज बाय 10%। स्टॉक टोटल कितना है 15,000, टोटल 15,000 का स्टॉक है, जिसका 50% मतलब कितना हुआ 75,000, सॉरी 7,500 और बाकी का 50% भी 7,500, ठीक है। अब उसका जो 50% था वो 10% कम हुआ, मतलब इसका 10% कैलकुलेट करेंगे, 50% है, इसका 10% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 750, तो 750 कम हुआ स्टॉक। अल्टीमेटली स्टॉक कितना कम हुआ 750। स्टॉक एक्चुअली 15,000 है, जिसका 50% होता है 7,500, वो 10% कम हुआ, मतलब 7,500 का 10% दैट इज 750 रुपीज। तो स्टॉक मेरा कितना डिक्रीज हुआ 750। कोई भी ऐसे डिक्रीज होती तो एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो क्लोजिंग स्टॉक या तो स्टॉक कुछ भी चलेगा, ठीक है। कितना है 750 और दोनों जगह 750। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी मेरी, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, सर ये लायबिलिटी, ऑब्वियसली लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपन लायबिलिटी साइड लिखते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपना क्या है लायबिलिटी। लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या है लॉस, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या है लॉस। जब भी लॉस आता है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है डेबिट हो जाता है, जब भी लॉस आता है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस क्या है आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। डेबिट कितना है 2,000 एट एंट्री। अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट आउटस्टैंडिंग का अपोजिट होता है प्रीपेड, तो ऑब्वियसली अगर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एक्सपेंस तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा अपना एसेट। एसेट अनरिकॉर्डेड तो क्या होता है रिवैल्यूएशन क्रेडिट, बिकॉज अपने लिए इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है। सो अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट account is equal debit to revaluation account
क्रेडिट, दैट इज 3,000 3,000। ओके, तो ये सब हो गई मेरी जर्नल एंट्रीज। ये सब मेरी क्या हो गई? जर्नल एंट्रीज। एक बार जर्नल एंट्रीज अच्छे से गो थ्रू कर लो, उसके बाद अकाउंट कैसे बनाना वो बताती हूँ, ठीक है? ओके, ये मैं रब कर लेती हूँ और टेक्स्ट बुक में जो जर्नल एंट्रीज है उसके बेसिस पे मैं अकाउंट बना रही हूँ। ये क्या हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, ओके। ये हो गया परफॉर्मेंस। सबसे पहली एंट्री क्या है? लैंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। अपन ने अलग अलग की थी, इन लोगों ने साथ में कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिधर जिधर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड लिखते जाओ, जिधर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है डेबिट साइड लिखते जाओ। तो बाय लैंड, बाय बिल्डिंग। लैंड की अमाउंट कितनी है? 50,000, बिल्डिंग की अमाउंट है 70,000, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो टू मशीनरी हो जाएगा। मशीनरी की वैल्यू कितनी? 50,000। नेक्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 24,000, तो 24,000 लिखेंगे 50,000 के नीचे। रिवैल्यूएशन टू बेड डेप रिजर्व टू डिस्काउंट रिजर्व, तो अगेन इधर क्या आएगा? टू बेड डेप रिजर्व टू डिस्काउंट रिजर्व। बेड डेप रिजर्व अपना 8,000 था, डिस्काउंट रिजर्व अपना कितना था? 3600। ओके, उसके बाद आएगा रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, तो स्टॉक भी ये साइड आएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। कितना स्टॉक? 750 रुपीज, ठीक है? क्या था? 15,000 का 50% का 10% डिक्रीज, ओके। नेक्स्ट पॉइंट रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी डेबिट साइड लिखेंगे 2,000। प्रीपेड रेंट टू रिवैल्यूएशन बाय प्रीपेड रेंट, कितना अमाउंट है? 3,000। नेक्स्ट एंट्री, बस हो गया कंप्लीट। तो अब कौन सी साइड ज्यादा दिख रहा है? 50 प्लस 70, दैट इज 1,20,000, 1,20,000 प्लस 3, 1,23,000। एक बार मैं रफली लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सी साइड ज्यादा है कौन सी साइड कम है। 50 प्लस 24 दैट इज 74, 74 प्लस 8 दैट इज 82, 82 प्लस 2 84, 84 प्लस 3 दैट इज 87,600 and 87,600 plus 750, 87,600, 88,350, 88,350। अब 1,23,000 से तो 88,350 कम है। ओके, सो 34,650 का बैलेंस बचा। कितना बैलेंस बचा? 34,650, 34,650। तो ये मेरा बैलेंस बच गया 34,650, जो मैं पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डिवाइड करूंगी। अगेन मैं पार्टनर्स को पुराने रेशियो में डिवाइड करूंगी, न्यू रेशियो में नहीं। ओके, सो कौन कौन से पार्टनर्स हैं? हरीश टू पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिख देगा? टू पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है? कौन है? हरीश टू हरीश कैपिटल, टू ध्रुविल्स कैपिटल एंड टू मनोज कैपिटल। ओके, चलो 34,650 को कौन से रेशियो में? 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो अपना क्या फिगर आएगा? 17,000
अंदर की तरफ अपन को लिखना है 17,325, 11,550 एंड 5,775. ओके, अब इसके बेसिस पे अपन जर्नल एंट्री में थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं. जर्नल एंट्री में लास्ट में एंट्री करते हैं, वो एंट्री क्या होगी? डेबिट साइड है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड है, तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू हरीश कैपिटल अकाउंट, टू ध्रुविल्स कैपिटल अकाउंट, टू मनोज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना है? 34,650. तो तीनों का अमाउंट कितना है? 17,325, 11,550 एंड 5,775. क्लियर एवरीवन? ये जो अपन ने लास्ट 7 सम के और 8 सम के कोई डिफरेंस नहीं, एज इट इज सेम है. एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो, फिर नेक्स्ट सम शुरू कर दो. Okay, next sum. Illustration number 9. Okay, let me read the question first. Hardik and Alpesh are the partners of a partnership firm. The P&L ratio is 5:3. मतलब old ratio 5:3 है and new ratio है 3:2. Therefore, they decided to have the revaluation of firm's assets and liabilities. उन्होंने क्या डिसाइड की कि वो फर्म के assets and liabilities को revalue करेंगे. From the following information, prepared revaluation account and balance sheet after revaluation in the books. Okay. सो क्वेश्चन अपन ने रीड कर लिया. अभी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दे दी है, 31/3/2017 की बैलेंस शीट दे दी गई है. एडजस्टमेंट्स दिए, दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है. एंड ढूंढना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर रिवैल्यूएशन, मतलब न्यू वैल्यूज के साथ दूसरा बैलेंस शीट बनाना है. जो अपने एसेट रिवैल्यू की है, मतलब एसेट की जो नई वैल्यूज क्रिएट हुई है, उसके बाद एक और नया बैलेंस शीट बनाना है. अब अपन अभी तक कर रहे थे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करके पोस्टिंग कर रहे थे. अब डायरेक्टली पोस्ट करके फिर नया बैलेंस शीट बनाएंगे. ठीक है एवरीवन? तो इसमें डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट. ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट. Okay, particulars, amount, rupees, particulars, amount, rupees. Okay, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स क्या है, मतलब दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सबसे फर्स्ट नंबर क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 25%. मतलब लैंड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है 25%. अच्छा, लैंड बिल्डिंग साथ में दिया है 2 लाख. 2 लाख का 25% इंक्रीमेंट क्या होता है? 50,000. 2 लाख इंटू 25% दैट इज 50,000. जब भी एसेट इंक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? क्रेडिट. तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 50,000. बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 50,000. ओके, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा? 50,000. फिर क्या बोला है? मशीनरी इज टू फर्नीचर वैल्यू इज टू बी डिक्रीज अप टू 90%. मतलब क्या? फर्नीचर का जो 100% था वो 90% पे आ गया, मतलब 10% कम हो रहा है. फर्नीचर जो पहले 100% था वो 90% पे आ गया, मतलब 10% कम हो रहा है. समझ आया? तो फर्नीचर की वैल्यू क्या है? 40,000. तो 10% कम, एसेट कम हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा टू फर्नीचर. 10% कम, 40,000 का 10% दैट इज 4,000 रुपीज. ओके, फर्नीचर की वैल्यू 90% पे आ गई, दैट इज 100% थी पहले, अब 90% पे आ गई, मतलब 10% कम हो गया. क्लियर एवरीवन? इसमें तुम एक और चीज कर सकते हो, 40,000 इंटू 90% करो
36,000 आएगा, 40,000 में 36,000 माइनस करो तो 4,000 आएगा, ऐसा भी कर सकते हो। या तुमको दिख रहा है कि 10% चेंज है, 90% पे आ गया, पहले 100 पे था, तो 40,000 इंटू 10% करके डायरेक्टली लिख दो। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी 72,000 और इसके अंदर मशीनरी दिखा रहा है 80,000। मशीनरी की 8,000 वैल्यू कम हो रही है, तो टू मशीनरी वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। कितना 72,000 मार्केट वैल्यू है और 80,000 बुक के अंदर दिखा रही है, मतलब 8,000 मशीन की वैल्यू कम हो रही है, 8,000 मशीन की वैल्यू कम हो रही है। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके, सो मशीनरी की वैल्यू 8,000 क्या हो गई, कम हो गई। बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹10,000 लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू 10,000 कम है मार्केट वैल्यू से। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू 10,000 क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मार्केट वैल्यू 10,000 क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो अपन को मार्केट वैल्यू से तो कंपेयर करना है, ज्यादा एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाला हो गया पॉइंट। टू कीप टोटल बेड डेट प्रिजर्व 3600 ऑन डेटर्स, बीडीआर 3600 डेटर्स पे रखना है। इसके अंदर बीडीआर ऑलरेडी दिया हुआ है 1500। इन लोगों ने एडजस्टमेंट में क्या बोला, बीडीआर 3600 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर दिया है बीडीआर 1500, तो 3600 होना चाहिए, 1500 ऑलरेडी है, तो 3600 माइनस 1500 दैट इज 2100 ज्यादा है बेड डेट प्रिजर्व, तो बेड डेट प्रिजर्व क्या लॉस है, तो डेबिट लिखेंगे 2100। 3600 होना चाहिए, 1500 दिया है तो 2100 डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, क्रेडिटर अमाउंटेड टू 5,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड। 5,000 के जो क्रेडिटर्स है पूरे क्रेडिटर्स में से वो पे करने की जरूरत नहीं है, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है, जब लायबिलिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, जब लायबिलिटी अगर कम होती है तो अपने लिए फायदा है, तो फायदा मतलब ये साइड, तो बाय क्रेडिटर्स, फायदा मतलब क्रेडिट साइड, तो बाय क्रेडिटर्स कितना 5,000 की वैल्यू कम हो गई है, मतलब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन बेड डेट, अब इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बेड डेट नहीं सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। लायबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड है तो अपना लॉस है, तो अपन कौन सा साइड लिखेंगे, लॉस हमेशा ये साइड। टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट है, 4500। टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज 4500। सब एडजस्टमेंट्स हो गए। ओके, सो ये साइड का टोटल क्या 60 प्लस 5 65,000 अपेरेंटली दिख रहा है कि ये साइड का टोटल ज्यादा आएगा 65,000 8 plus 4 that is 12,000 plus 2,100 that is 14,100 plus 4,500 that is 14,600 plus 18,600। तो 65,000 में से अगर मैं 18,600 माइनस कर दूं तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 46400 क्या आएगा 46400 जो मैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिवाइड करूंगी। कौन से पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स है, हार्दिक एंड अल्पेश। हार्दिक का वैल्यू कितना आएगा और अल्पेश का कितना आएगा। ओल्ड रेशियो कितना है 5:3, तो मैं 5:3 में इन दोनों को डिवाइड करूंगी। मैं 5:3 में हमेशा जो भी रिवैल्यूएशन का बैलेंस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होता है। रिवैल्यूएशन का बैलेंस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होता है। कितना है 29,000 आएगा और दूसरे का कितना आएगा 17,400। एक का 29,000 दूसरे का 17,400। इधर तक क्लियर हो गया। ये अपन ने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये अपन ने क्या बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर एवरीवन। आप ये ऐसे गो थ्रू कर लो, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनानी हो बताती हूँ।
जब भी नई बैलेंस शीट बनाते हैं, जब भी न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं विथ रिवैल्यूड फिगर्स, तो हमेशा याद रखने का कि कुछ एसेट में चेंजेस नहीं हो रहे, कुछ लायबिलिटीज में चेंजेस नहीं हो रहे। तो जिस एसेट और जिस लायबिलिटी में चेंज नहीं है वो एज इट इज जो पुरानी वैल्यू है वही नई बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे। जो पुरानी वैल्यू है वही नई बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज लायबिलिटी साइड एंड दिस इज एसेट साइड। बैलेंस शीट फॉर एज ऑन 31/3/2000 या आफ्टर रिवैल्यूएशन ऐसा लिखना, बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन, क्योंकि इसमें डेट नहीं दी हुई है। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैपिटल दिया है, कैपिटल अकाउंट्स हार्दिक एंड अल्पेश, तो हार्दिक अल्पेश हार्दिक कितना है 1,10,000 एंड अल्पेश का कितना है 90,000, तो दोनों का मिला के कितना हुआ 2 लाख। दोनों का मिला के कितना हुआ 2 लाख। फिर क्या बोला है, करंट अकाउंट कितना है 1,55,000 एंड अल्पेश का कितना है 1 लाख। अब करंट अकाउंट जब दिया हो ना तो कैपिटल अकाउंट में चेंजेस नहीं करते हैं। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया होता तो हम रिवैल्यूएशन में जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है, वो कैपिटल में ऐड करते हैं। बट अब करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट में ऐड करेंगे। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर वो फिगर ऐड करते हैं जो अपने पार्टनर्स कैपिटल में रिवैल्यूएशन का बैलेंस ट्रांसफर किया है। लेकिन एज करंट अकाउंट दिया तो अपन करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। करंट अकाउंट हार्दिक का कितना है 1,55,000, 1,55,000 में प्लस कर देंगे कितना 29,000 था, तो अल्टीमेटली फिगर क्या आएगा 1,84,000, 1,84,000 और अल्पेश का कितना है, अल्पेश का है 1 लाख एंड ऐड कितना करना है 17,400, तो इसका वैल्यू क्या आया 1,17,400। क्लियर। अब इन दोनों का टोटल करेंगे दैट इज 1,84,000 प्लस 1,17,400 दैट इज 3,01,400, 3,01,400। इधर तक क्लियर हुआ। करंट अकाउंट के अंदर रिवैल्यूएशन का बैलेंस ऐड कर दिया इंडिविजुअल पार्टनर का खुद का जितना था उतना। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अपने 5,000 कम हो गए थे, तो क्रेडिटर्स कितने 35,000 पुरानी बैलेंस शीट के अंदर माइनस डिक्रीज 5,000 की डिक्रीज थी, तो अल्टीमेटली क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे 30,000। क्रेडिटर्स 35,000 के थे, 5,000 कम हो गए तो माइनस कर दो, अल्टीमेटली क्रेडिटर्स कितने बच गए 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 90,000, 90,000 के अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, 90,000 के अंदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 4,500 था, कितना था 4,500, वो ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया 94,500, ये क्या हो गया 94,500। करेक्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 3,500, जो 3,500 ही रहेगा। क्लियर, क्योंकि उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,500 है, 3,500 ही रहेगा क्योंकि उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आएंगे अपन एसेट वाली साइड। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख है, जो कितनी इंक्रीज हुई 50,000 उसके अंदर इंक्रीज हो गया, प्लस इंक्रीज कितना है 50,000, तो ये जिसकी वैल्यू क्या हो गई 2,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख था, जो 50,000 इंक्रीज हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2,50,000, दैट इज 2,50,000। मशीनरी 80,000 पुरानी वैल्यू, मशीनरी की पुरानी वैल्यू कितनी है 80,000 और मशीनरी डिक्रीज कितनी हो रही है 8,000, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू क्या हो जा रही है 72,000। मशीनरी की वैल्यू 70,000 हो रही है, मतलब वो डिक्रीज हो रही है 8,000 से। क्लियर एवरीवन। फर्नीचर कितना है 40,000, 90% हो जा रहा है। फर्नीचर कितना है 40,000, जो 90% हो जा रहा है, मतलब 36,000 हो जा रहा है, तो 4,000 क्या हो गया कम हो गया, माइनस डिक्रीज 4,000 कम हुआ तो 36,000 उसकी फाइनल फिगर है। क्लियर। फर्नीचर 40,000 माइनस डिक्रीज 4,000 तो 36,000 उसकी फाइनल फिगर है।
इन्वेस्टमेंट 60,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही था आई थिंक सो, इन्वेस्टमेंट कोई पॉइंट नहीं है इन्वेस्टमेंट का, राइट? तो इन्वेस्टमेंट एज इट इज जो है वही रहेगा, इन्वेस्टमेंट ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, कुछ दिया ही नहीं इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एज इट इज 60,000 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज्यादा हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 45,000 है, प्लस इंक्रीज हो रहा है 10,000 मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ऐसा क्लियरली एडजस्टमेंट में लिखा है, तो 45,000 प्लस 10,000 दैट इज 55,000, 45,000 प्लस 10,000 दैट इज 55,000। डेटर्स पहले कितना था 30,000, लेकिन बेटर प्रिजर्व क्या बोला है 3600 होना चाहिए, बेटर प्रिजर्व 3600 होना चाहिए, मतलब इसका डेटर्स कितना हो जाएगा 26,400, डेटर्स कितना हो जाएंगे 26,400। ओके, बिल्स रिसीवेबल कुछ दिया नहीं है इसके लिए, तो सेम एज इट इज जो वैल्यू है वही रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल कितना है 15,000, बिल्स रिसीवेबल के लिए कुछ भी नहीं दिया, तो जो वैल्यू दी है वो रिकॉर्ड करेंगे। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल का कोई पॉइंट है एडजस्टमेंट के अंदर नहीं है, तो इनकम रिसीवेबल एज इट इज जो दिया है कितना दिया है 5,000। कैश बैलेंस उसके लिए भी कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो जितना है उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। कितना दिया है 1,10,000, 1,10,000। ओके, तो अब ये सब अपन ने पूरा बैलेंस शीट इसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया। अब बैलेंस शीट का टोटल भी सेम आना चाहिए, बैलेंस शीट का टोटल भी सेम आना चाहिए। तो इसको अगर टोटल करेंगे तो ये साइड का टोटल कितना आ रहा है, कैसे 2 लाख प्लस 301,000 प्लस 2 लाख प्लस 301,400 प्लस 30,000 प्लस 94,500 प्लस 3,500 दैट इज 62,9400। इसका टोटल मेरा क्या आया 62,9400। बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है तो ही सम करेक्ट है। ये साइड का टोटल है 2,50,000 प्लस 72,000 प्लस 36,000 प्लस 60,000 प्लस 55,000 प्लस 26,400 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 1,10,000 दैट इज 62,9400। बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब अपना सम टोटली करेक्ट है। ओके, एंड बुक्स के फिगर्स के साथ भी अपने फिगर्स टैली हो रहे हैं, सो ये सम पूरा टोटली करेक्ट है। इतना समझ आ गया। ये क्या किया, पहले जो बैलेंस अपन ने जो पुरानी बैलेंस शीट थी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रिवैल्यूएशन के डायरेक्टली अकाउंट बना दिया, जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्रेडिट साइड, जो लॉस हो रहा है वो डेबिट साइड करके अकाउंट बना दिया। एंड जो भी था जो बैलेंसिंग फिगर था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड पार्टनर्स प्रॉफिट में थे इसलिए पार्टनर्स से करंट अकाउंट में प्रॉफिट ऐड कर लिया। वही पार्टनर्स अगर लॉस में होता तो ये माइनस होता, ठीक है। एंड करंट अकाउंट नहीं दिया होता तो कैपिटल में एड लेस जो भी होता वो होता। फिर जो भी फिगर्स दिया, अगर जो फिगर्स चेंज नहीं है, जिसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो पुराने बैलेंस शीट में जो फिगर है वो एज इट इज लिखना है, जिसके अंदर एडजस्टमेंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज करके फिगर लिखना है। एंड अल्टीमेटली बैलेंस शीट पूरी टैली हो रही है। सो गुड बाय एवरीवन, वी एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू द न्यू कंसेप्ट इन द न्यू लेक्चर। गुड बाय एवरीवन।